मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। उम्मीद करते हैं आप लोग जाओगे खैर आफियत से होंगे और आप सोच रहे होंगे आज प्रोग्राम का आगाज़ हम मिली नगमे से क्यों कर रहे हैं। आज 11 सितंबर है और मुल्क भर में बाबा कौम मोहम्मद अली जना की 76वीं बरसी मनाई जा रही है। बड़े सगीर में बसने वाले मुसलमानों के इस अजीम रहनुमा को सुनो पाकिस्तान और पूरी कौम का सलाम। कायद आज़म मोहम्मद अली जना की अनथक जिदोजहद, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और जमहूरी असूलों से गहरी वाबस्तगी ने खुद मुख्तार पाकिस्तान की बुनियाद रखी। बानिए पाकिस्तान वो अजीम रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी तलिस्माती शख्सियत से एक मुंतशिर और बिखरी हुई कौम को यकजा किया। बड़े सगीर के मुसलमानों ने आज़ादी के हसूल के लिए उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए उनकी रहनुमाई में आगे कदम बढ़ाया। कायद आज़म की मुदब्बराना, असूल पसंदाना और दूरअंदेश क़यादत की बदौलत बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हुआ और एक ऐसी फलाही रियासत का क़याम अमल में आया जहाँ तमाम शहरियों को मसावी मुआशी और समाजी हुकूक हासिल हों और वो अपने रस्म व रिवाज और अकायद के मुताबिक मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। अफसोस के क़याम पाकिस्तान के सिर्फ एक साल बाद नो मौलूद कौम 11 सितंबर 1948 को इस अजीम रहनुमा की क़यादत से महरूम हो गई। कायद आज़म की वफ़ात को कई दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद उनकी यौम वफ़ात पर हज़ारों अफराद की आज भी मज़ार कायद पर हाज़िरी होती है और मुख्तलिफ़ शहरों में मुनक्किद होने वाली तकारीब में इस अमर की गवाही दी जाती है कि पाकिस्तानी कौम बानिए कायद पाकिस्तान और कायद आज़म से आज भी वालेहाना और मोहब्बत रखती है और उनकी अज़मत को सलाम पेश। बिल्कुल। और कायद आज़म मोहम्मद अली जना से मुतल्लिक़ एक खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की गई है, मुलाहिज़ा कीजिए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी तलिस्माती शख्सियत से एक ऐसी बिखरी हुई कौम को यकजा किया जो मुद्दतों से अपना तशख़्ख़ुस खो चुकी थी। बड़े सगीर के मुसलमानों ने आज़ादी के हसूल के लिए उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए उनकी रहनुमाई में चलने को आमादा हुए। वो सारी ज़िंदगी कौम को बेदार करने और आज़ादी के हसूल में इतने मसरूफ़ रहे कि उन्हें अपने बातिन और अंदरूनी एहसासात को बेनकाब करने का मौका तक न मिला। उनकी सारी ज़िंदगी सियासी, तारीख़ी और कौमी मसाइल में डूबी नज़र आती है। सेहत और आराम की परवाह किए बगैर उनकी जहद मुसलसल, यकीन महकम और हसूल मंजिल का जज्बा मुसलमानों की आज़ादी और इस्लाम की सरबलंदी के लिए था। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ हत्ता की ज़िंदगी और उम्र भर की कमाई कौम पर निछावर कर दी। क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को वो हमसे जुदा हो गए। उनकी मौत न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि वसीतर जनूबी एशियाई खत्ते के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। उन्हें हमेशा बड़े सगीर की तारीख की अहम तरीन और सबसे बड़ी सियासी शख्सियत के तौर पर याद रखा जाएगा। कायद आज़म की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं शहरबानो और सियासी मंजरनामे पर नज़र डालें। बिल्कुल। तो सियासत की बात करते हैं तो नाजरीन, आज के पाकिस्तान को जब हम देखते हैं तो क्या लगता है कि वाकई ये कायद का पाकिस्तान है और क्या ये वही पाकिस्तान है जिसके लिए उन्होंने अंत तक मेहनत की और जिद्दोजहद की। आज की ताज़ा तरीन मुल्क की सूरत हाल पर नज़र डालें तो हालात बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। आज सियासी जमातें आपस में दस्तो गिरेबान हैं, सियासी इंतशार अरूज पर है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने है। इस्लामाबाद जलसे के बाद पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। अदालत ने संगजानी थाना केस में गिरफ्तार 7 पीटीआई रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है, जबकि उसी केस में पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया है और उन्हें ये हुक्म जारी कर दिया है रिहाई का उनकी। और दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा खेजी जारी है। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान
शदीद लफ्जी जंग देखने में आ रही है। बिल्कुल, कौमी असम्बली में अली मोहम्मद खान ने जज्बाती तकरीर की, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों को जमहूरियत का 9 मई करार दे दिया और पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि PTI के साथ जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ। जब PTI इदारों को गालियाँ देकर आगे बढ़ेगी तो ऐसा ही होगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन पर बानी PTI ने इदारों और हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने अली अमीन गंडापुर के रियासत मुखालिफ बयान की भरपूर हिमायत करते हुए दावा किया कि गंडापुर ने अवामी जज्बात की तर्जुमानी की। उनके बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल हैं और वो पार्टी छोड़ दें। बानी PTI ने दावा किया है कि हमें धोखा दिया गया, आज के बाद मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं और किसी फरीक से बातचीत नहीं करेंगे और 21 सितंबर को लाहौर में हर हाल में जलसा करेंगे। उधर 8 घंटों के बाद पूरे सरार तौर पर लापता होने वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी ऐलान किया है कि हमारी जंग शुरू हो गई है और ये जंग आइन की बालादस्ती तक जारी रहेगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। अब ज्वाइन कर चुके हैं PTI के सीनियर रहनुमा है हमायूं मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया हमायूं साहब, आपने हमें वक्त दिया। बानी PTI ने जो कहा और उनका जो बयान सामने आया, आप क्या समझते हैं कि अब वाकई कोई सख्त मामलात होने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तो इससे आप समझते हैं कि क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट को और PTI को फ़र्क पड़ेगा या नहीं इस सारे मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आज उस शख्स की बरसी है कि जिसने एक और शख्स के ख्वाब की तामीर पूरी की थी। वो शख्स जिसको अल्लामा इकबाल कहते हैं, जिसकी अगर आप पोइट्री पढ़ें तो आपको सिवाय एक इंस्पिरेशन के, सिवाय उसमें 3 कॉन्सेप्ट के, जिसमें खुदी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक ऐसे परिंदे को सामने रखते हुए क्या है जिसकी उड़ान ऊंची होती है और वो कहता है कि यार तुम्हारा जो नशेमन है वो कसरे सुल्तानी पे नहीं है, तुम पहाड़ों के ऊपर रहने वाले हो। उसको गिद्ध के साथ कंपेयर करता है कि एक ही फजा में उड़ने वाले 2 परिंदे, लेकिन एक का जहां जो है कहीं और है, वो नीचे जाके मुर्दार खाता है, दूसरे का जहां कोई और है वो कहीं और उड़ रहा होता है। तो जब हम उन सामने रखते हैं तो इसी रेफरेंस से, जिस रेफरेंस से आप बात कर रही है, मुझे उनका शिकवा और जवाब शिकवा के एक 2 शेर में पढ़ लेता हूँ कि जिसमें वो शिकवा में पहले कहते हैं कि तेरे काबा को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये मिला है कि हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। और इस पे जवाब आता है, क्या कहा? मेरे काबा को जबीनों से बसाया तुमने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया तुमने, हाँ वो तुम्हारे ही आबा थे लेकिन तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुझसे फरदा हो। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को बनाने वाले, पाकिस्तान को उस जगह से निकालने वाले वो लोग जो थे वो थे। उसके बाद हमने क्या किया, उस बानी पाकिस्तान के साथ हमने क्या किया कि उसको एक गाड़ी में रास्ते में हमने रोक दिया कि वहां पे वो जाके वो कहे। ये सारी चीजें इस पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री में है। उस बानी पाकिस्तान के जो अक़वाल हैं उनको देखें कि उन्होंने क्या कहा था, किन किन लोगों के लिए क्या कहा था कि तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है, हमें किस तरीके से चलना है। जो मेरा सवाल है उस पर आ जाइए, वक्त थोड़ा कम होता है तो हम चाहते हैं कि जितनी चीजें हो सके वो कवर हो सके, प्लीज। देखिए, मैं सिंपल आपका जवाब, आपका सवाल ये था, मैं ये समझता हूं कि आज एस्टैब्लिशमेंट को या हुकूमत को अगर किसी चीज की जरूरत है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। सही। इस पाकिस्तान को अगर एक चीज की जरूरत है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। जैसे आपको एक घर के अंदर जो बुनियाद है, उसके अंदर जो फाउंडेशन होती है, उसकी स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। तो अगर आप मुझसे पूछें, ये इमरान खान की ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करे, ये उनकी ज़रूरत है कि वो इस मुल्क को स्टेबलाइज करें। और मुल्क की स्टेबलाइजेशन ये याद रखें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से होगी, इस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से होगी। और पॉलिटिकल पार्टीज में अभी क्या सियासी जमातों के साथ फिर राब्ते बहाल होंगे अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे तो?
देखिए, इस तरह ये है कि ये हुकूमत जो है ना, इस हुकूमत की कोई हैसियत इसलिए नहीं है कि ये अनफॉर्चुनेटली इनका अवाम के साथ डिसकनेक्ट है। अगर ये अवाम के साथ कनेक्टेड होते तो ये ऐसे बिल पास करते पिछले 2-3 सालों में जिसमें अवाम को रिलीफ मिलने वाला होता है। ये नैब के अमेंडमेंट बिल्स ना लाते जो इन लोगों को रिलीफ दे रहा है, लेकिन जिसने 50,000 की चोरी की है वो आज भी अडियाला में बैठा हुआ है, लेकिन जिसने 50 करोड़ की चोरी की है उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये आप देख लें कि इनके कॉन्सेप्चुअल चीजें क्या हैं। तो अगर आप मुझसे पूछे, मैं इन हुकूमत से बात नहीं करूंगा, हाँ मैं पॉलिटिकल पार्टी से जरूर बात करूंगा। हम लोग ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने एंगेज किया, जिन लोगों के साथ हमारे उसूली इख्तिलाफ थे, लेकिन उन लोगों ने, हमें पता है कि इस मुल्क को ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पीटीआई नून लीग के अलावा दीगर सियासी तमाम जमातों से बातचीत करेगी। मेरे ख्याल में पीटीआई को करना चाहिए। मेरे ख्याल में पीटीआई ने ऑलरेडी सबके साथ किया हुआ है, ऑलरेडी सबके साथ किया हुआ है। इन 3 में से अगर आप मुझसे पूछें, मैं सिंगल आउट करूंगा पीएमएलएन को। पीएमएलएन मेरे लिहाज से फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक्सेप्ट फ्यू गुड पीपल इन पीएमएलएन, मैं उनको मैं कह दूंगा कि उन 15, 20, 25 के अलावा बाकी सारी पीएमएलएन वाले जो है ना। सब एक और चीज क्लियर कीजिएगा हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए एक चीज क्लियर कीजिएगा। जो 8 सितंबर को तकरीर हुई है उसके बाद से ये सारी सूरत हाल हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो गायब रहे मंजरनामे से और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ है। कुछ लोग कह रहे थे जी गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी इतलात थी कि जी वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे ही बातचीत करने के लिए चले गए थे। तो आप क्या कहेंगे, आपके पास क्या इतलात है इस हवाले से और क्या बातचीत हुई? देखिए, इसके हवाले से एक काफ़ी अभाम था। जिस वक्त वो गायब हो गए थे उनका पता नहीं चल रहा था, किसी को पता नहीं चला था। तो हाँ, ये चीज़ थी कि वो उनको उठा लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जब वो सामने आए, उन्होंने खुद कहा मैं किसी जगह बैठा हुआ था, वहाँ पे जैमर्स लगे हुए थे एंड सो ऑन। सो ही इज़ द ओनली वन कि जो उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं क्या। लेकिन आप ये देखें, 8 सितंबर को आप इजाज़त देते हो कि यार तुम जलसा करो, फिर उसके बाद आप 29 जगहों पे मेजर रूट्स के ऊपर आप सारे कंटेनर्स लगा लेते हो। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday इमरान अशरफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। इमरान अशरफ की आज सालगिरह है और आज 45 साल के हो गए कि 35 के? आज ये 75 बरस के हो गए 35 बरस के हो गए। सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम बहुत उनको मुबारकबाद पेश करती है। इमरान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आगे जाएं, मजीद कामयाबी हासिल करें और लंबी ज़िंदगी पाएं। आप जी हज़ारों साल, साल में दिन हो 1000। आपको पसंद है इमरान अशरफ? मतलब एज एन एक्टर अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। और कौन सा ऐसा किरदार है इनका जो आपका बहुत पसंदीदा है? हाय हाय मज़े भोले वाला मुझे इनका किरदार बहुत पसंद आया था। इमरान से मुतल्लिक कुछ हमारे पास डिटेल्स भी हैं, वो अपने नाज़रीन क्या शेयर करते हैं जी कि पेशावर में पैदा होने वाले इमरान अशरफ पाकिस्तान के एक बासलाहियत और वर्सेटाइल अदाकार हैं जिन्होंने अपने करियर में बेशुमार कामयाबियां हासिल की हैं। अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ छोटे किरदारों से करने वाले इमरान अशरफ ने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत बहुत जल्द नुमाया मकाम हासिल किया है। उनका मशहूर तरीन जो किरदार है वो ड्रामा रांझा रांझा करदी में भोला का था, जिसने उन्हें बेहद मकबूलियत दिलाई। वही ड्रामे की मैं बात करी थी जिसमें इनका ये वाला जो डायलॉग था ना, हाय हाय मज़े, ये बहुत वायरल हुआ था और लोगों ने बहुत इस पर किया और क्रिटिक भी किया और लोगों ने इसको कॉपी भी किया। और मैं एक और चीज़ आपको इमरान के बारे में बताऊं कि पर्सनली कुछ गैदरिंग में ना मेरी इमरान से मुलाकात हो चुकी हुई है ये, और हकीकत में ये बहुत लाइवली हैं और जब ये सीरियस किरदार करते हैं तो मैं हैरान होती हूँ कैसे कर लेते हैं इतना ज़बरदस्त तरीके से, बहुत लाइवली हैं, जुगते मारते हैं बहुत बेहतरीन। और एक और चीज़ उनकी बहुत मिलती है कि वो आवान है। अमेजिंग जी, वेरी हैप्पी इमरान साहब, आपने यकीनन वर्सेटाइल अदाकारी के जो जौहर दिखाए हैं और ना सिर्फ मजाकिया बल्कि संजीदा अदाकारी भी आप बहुत ज़बरदस्त करते हैं। शहरबानो, आप कॉपी कर सकते हैं भोले का किरदार? मैं बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकती, लेकिन अभी हमारे साथ एक बड़ी ही हमारी खास गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, रिसर्चर हैं, उनसे कॉपी करवाते हैं। नक्श काजी साहिबा, वेलकम करते हैं, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? नक्श, आप कॉपी कर सकते हैं भोले के किरदार को? नहीं अच्छा जी, तो आज क्या रिसर्च लेके आए? आज जनाब आंखें बोलती हैं। आंखें बोलती हैं? हाँ, आंखें बोलती हैं। और किसी ने बड़ा खूबसूरती से कहा है कि जी कभी छुपाती हैं राज दिल के, कभी छुपाती हैं राज दिल के, कभी है दिल की किताब आंखें। वाह, ठीक है। अजीब था आलम सवाल कोई
जवाब आंखें। वाह वाह। तो आंखें जो है आंखें मुझे इस चीज़ का मतलब आंखें जो है ना आपके दिल का आईना होती है। आपने आंखें भी आज अपनी बड़ी जालिम बनाई हुई हैं। थैंक यू, अल्लाह ताला का तोहफा है। हाँ, तो आंखें जो है ना आपकी जो है गॉड गिफ्टेड हैं, आपको जैसे मिली हैं वो तो चलो आई अप्रिशिएट, अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। तो लेकिन आइज़ का ये है कि आइज़ जो है वो मिरर होती हैं, आपके आईना होती है और इंसान अपने आईने में दूसरे को देखता है। और नेक्स्ट ये जो कहा जाता है आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, सच्ची बात है? बिल्कुल सच्ची बात है। इसलिए और इस पे ये भी आंखें सच बोलते हैं। आंखें सच इसलिए कहते हैं, मैंने एक बंदे से सुना था या रिसर्च थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसमें था कि अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो वो आपकी आंखों में आंखें डाल के नहीं बोलेगा, वो कभी इधर देखेगा वो इधर देखेगा। आपको पता है साइकेट्रिस्ट जो है ना वो इससे जज भी करते हैं। जब वो आपको बुलाते हैं और आपसे बात करते हैं तो आपको वो जज भी करते हैं और आपकी आई मूवमेंट से भी पता लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप आईज को राइट की तरफ देखते हैं ऊपर, ठीक है, तो प्रोबेबली दैट इज़ द क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन। तो वहाँ पे या तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं या प्रोबेबली झूठ बोल रहे हैं, कहानी सोच रहे हैं शायद, ठीक है, हमेशा हर दफ़ा नहीं होता। लेकिन अगर आप लेफ्ट की तरफ देख के कोई बात करना सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ बिकॉज आप मेमोरी कोई निकालना चाह रहे हैं, कोई बात याद कर रहे हैं, कोई मेमोरी याद कर, ठीक है। अच्छा, इसमें आइज़ में यह है कि आइज़ जो है हमारा सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो है ऑर्गन है ब्रेन के बाद। और आइज़ का ये है कि आइज़ जो है वो इन्वर्टेड दिखाती है, आपको उल्टी इमेज दिखाती है, जो ब्रेन बाद में सीधी करता है, ठीक है। इसी लॉजिक के ऊपर कैमरा भी बना, ठीक है। और बहुत सारी इनोवेशंस आइज़ के ऊपर हुई हैं, मतलब आइज़ की साइंस को समझते हुए, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स जो हैं वो लाइट, जैसे हम अगर अंदर हैं तो हमारी आइज़ का एक नॉर्मल आयरस रहता है, बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा वो पुतली सुकड़ती है, थोड़ी लाइट पड़ती है। तो इसी तरह जब आपका फ़ोन होता है तो वो एक सेटिंग पे होता है और बाद में वो उसको एडजस्ट करता है। स्मार्टफोन्स इस तरह भी करते हैं। फिर ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, जो वर्चुअल रियलिटी है, वो भी इसी बेस पे, मतलब जिस तरह आँख 3D देखती है वैसे आपको 3D दिखाया जाता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स के आइज़ कैसे वर्क करती हैं। फिर आइज़ जो है एक एवरेज इंसान जो है 15 से 20 दफ़ा अपनी आइज़ को 1 मिनट में झपकता है, ठीक है। और आंखें जो है, ये जो आंखों में आपके फ्लूइड है, ये आपकी आंख को तर रखता है और इसी की वजह से वो ड्राई नहीं होती। आप देखो, अगर बहुत देर तक किसी चीज़ को देखते रहोगे तो एकदम से ऐसे करते हैं और वो रिफ्रेश हो जाती है। आंखें जो है बहुत फास्ट अपने आप को हील करती हैं। लाइक इट टेक्स 24 to 48 आवर्स कि आपकी आंख पे अगर कोई चोट या ज़ख्म या कुछ है तो वो स्वेयर ना हो तो फिर और बात है, लेकिन हील कर लेती है अपने आप को जल्दी, ठीक है। आंखों के कलर्स के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, ठीक है। वार्म कलर्स के, जो डार्क कलर्स जैसे एशियंस के होते हैं, तो कहा जाता है कि ट्रस्ट वर्दी होते हैं जिनकी आंखें डार्क कलर्स होती हैं, वार्म कलर्स होती हैं। बहुत ट्रस्ट वर्दी है, दैट डिपेंड्स ना, दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन, लेकिन कहा जाता है। लाइट कलर पे कहा जाता है कि जैसे ब्लू और ग्रीन होता है, उसमें ये एक तो रेयर होती हैं और ब्लू में वैसे कुछ कल्चर, ये भी कल्चरल बात थी वैसे, और इसी तरह एक कल्चरल बात ये भी है कि ब्लू कलर को बहुत वो एंजेलिक किस्म का ना, कि बड़े फरिश्ता सिफ्त किस्म के लोग हैं और बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा, उसके अलावा बात करें तो आंखें जो हैं, आंखों की 2 मिलियन पार्ट्स हैं जो मूव करते हैं, तो आपकी आंख वर्क करती है, ठीक है। इतने पार्ट्स हैं इसके। अब जैसे मेरी आंखों का हेजल कलर है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? दिखाना, हेजल है ये कहाँ से? ब्राउन है ये, हेजल तो नहीं है, डार्क ब्राउन है ये शायद बानो बताएंगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी मर्जी से अपना रंग भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। हेजल, ओके, इट्स ब्राउन, डार्क ब्राउन, प्योर एशियन कलर। मेरे से कितने झूठ बोला? नहीं आप लेंस लगा लो और कह दीजिएगा कितने, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, फिर आई कांटेक्ट जो लोग करते हैं और आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस शो करता है कि बंदा कॉन्फिडेंट है। जो ज़्यादा आंखें चुरा के बात करता है तो या तो वो शाय भी हो सकता है, अंडर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, झूठ बोल रहा भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से भी, हाँ, इस तरह से भी लोग जज किए जाते हैं। अच्छा, आंखों की बात करें तो आंसुओं की बात ना करें। आंसुओं से रिलेटेड आपको पता है कि क्रोकोडाइल टीयर्स कहा जाता है, ठीक है, मगरमच्छ के आंसू। तो मगरमच्छ के आंसू पे बड़े मज़े की 2 मिथ हैं कि मगरमच्छ के आंसू निकले किस तरह से। मिथ है इसलिए पहले ही बता दिया कि उसमें ये होता है कि कहते हैं कि मगरमच्छ जो है ना, जब खा लेता है ना अपना प्रे, तो वो आंसू बहाता है, ठीक है। अच्छा, कि जी मैंने खा लिया। दूसरा कि जब उसको अट्रैक्ट करना होता है ना, तब वो आंसू बहाता है कि मैं आई एम वेरी गिल्टी, कि आई एम गोइंग टू ईट यू, ठीक है।
दोनों ही गलत है। ये उसका नेचुरल है कि मतलब आंसू जैसे दूसरों के भी होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल आई टीयर्स जो है अगर उनकी बात की जाए तो ये वैसे मशहूर हो गया इस तरह से मेटाफर के तौर पे कि जी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, ठीक है, फंसाने के लिए करते हैं। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया और मुझे गाना याद आ गया, देखा तुम्हें तो यूं देखा मुसव्विर हो गई आंखें, है ना? ये बड़ा फेमस गाना है। मैंने वही बोला जो मुझे याद है। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ दें, कुछ नहीं रखा इसमें। वेलकम बैक जी। अमेरिका में 9/11 हमलों को अगर याद किया जाए तो आज 2001 में हुए थे और आज ही का दिन है। मतलब अगर हम उसको याद करें तो दहशतगर्दों ने अमेरिका में बड़ी कार्रवाई की थी। 4 मुसाफिर बरदार तैयारे हाई जैक किए गए। उसके बाद अजीम मुआशी और दिफाई ताकत की अलामत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन से टकरा दिए गए थे। और मुझे आज भी याद है, उस वक्त मैं बहुत छोटी सी थी अजीम, और ये बड़ा ही खौफनाक सा मंजर था। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जिस तरह से उनकी हलाकतें हुई और इर्द गिर्द के इलाकों में जिस तरह से खौफ व हिरास फैला, वो आज भी मुझे याद है। बहुत और शहरबानो ये इतना बड़ा वाक़या था कि इसके बाद तारीख ही बदल गई। इसके बाद अमेरिका के जानिब से बाकायदा वॉर ऑन टेरर का आगाज़ कर दिया गया था और फिर मशरिक़ वुस्ता में जो सूरत हाल रही, पाकिस्तान ने इवन जो इसका खुमियाजा भुगता, अफगानिस्तान में जो सूरत हाल रही, वो तारीख है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो नाज़रीन, यकीनन तारीख बदल देने वाला ये सानहा 9/11, कई साल इसको बीत गए हैं। आज के दिन ये वाक़या 2001 में रोनुमा हुआ था, तो इसी पर बात करेंगे। और साथ ही साथ अभी चूँकि अमेरिका में भी इंतखाबात का माहौल है, कमला हैरिस और ट्रंप आमने सामने हैं, उस हवाले से भी तज्ज़िया लेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल बात करेंगे। दिफाई अमूर के माहिर हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज 9/11 वाक़े का अगर हम जिक्र करें तो 23 बरस बीत गए हैं। दुनिया पर इंसान है कि कितने संगीन असरात हुए थे मुरतब। बहुत शुक्रिया जी। मैं 9/11 यकीनी तौर पे बहुत एक तारीख साज दिन है, लेकिन इससे मैं तकरीबन 10 साल कबल एक जो लीडिंग अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, सैमुअल हंटिंगटन उनका नाम है, अमेरिका का जो अव्वल का पॉलिसी का जरीदा समझा जाता है फॉरेन अफेयर्स, उसमें उन्होंने एक मजमून तहरीर किया था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ये 9/11 से तकरीबन 10 साल कबल उन्होंने तहरीर किया था और उसमें उन्होंने पेशन गोई की थी कि सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद अब अमेरिका का जो अगला हदफ होगा और अगला हरीफ होगा वो मुस्लिम सिविलाइजेशन होगी और चीन होगा। तो ये खुशफाक तो नहीं है कि पिछले 34 साल में आज जब आप 222 की अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो पब्लिकली अवेलेबल है वो पढ़ते हैं तो आपको चीन सबसे बड़ा उनको हरीफ नजर आता है। और दूसरी जानिब पिछले 23 साल में जो तमाम जंगें और जो इंतशार नजर आता है वो मुस्लिम दुनिया में नजर आता है। तो ये दो चीजें तो मैं पहले वाज़ेह करना चाहता था। फिर आप 9/11 के इवेंट पे आते हैं तो यकीनी तौर पे आप देखें कि जब अमरीकी सपोर्ट जो थी मुजाहिदीन की वो सोवियत यूनियन के खिलाफ जो 80s की दहाई में थी वो खत्म हुई, पाकिस्तान हरीफ से ज्यादा सैंक्शनड एलाई बन गया, पाकिस्तान पे अब पाबंदियां लगाई गई, हमारे F-16 बंद कर दिए गए जिसके हमने पेमेंट की भी थी $658 मिलियन। तो आप देखें पूरी की 90 की जो दहाई है उसमें इन्होंने अफगानिस्तान और दहशतगर्दी के खतरे को निगलेक्ट किया और फिर जब इसने सर उठाया और इस ये 9/11 के इवेंट्स सामने आए तो फिर दोबारा अमेरिका इस खित्ते की तरफ मबजूल हुआ और एक दर्जनों ममालिक का एक अलायंस बनाया गया जिसमें पाकिस्तान भी एक सफ़े अव्वल का इत्तेहादी बन के सामने आया। लेकिन ये बात हकीकत है कि 20-25 साल जो अमेरिका ने लगाए, कल भी आप देखें $2 ट्रिलियन, 2 खरब डॉलर यानी कि 2000 अरब अमेरिकी डॉलर जो है इस जंग वॉर ऑन टेरर में लगे। और लेकिन क्या इसने अपने अहदाफ हासिल किए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि यकीनी तौर पे दुनिया को तब्दील किया, अदम सलामती में इजाफा हुआ, आलमी निज़ाम में तब्दीली आई, लेकिन क्या अमेरिका ने अपने अहदाफ हासिल किए? अगर किए होते तो दोबारा आज अफगानिस्तान में दहशतगर्दी सर ना उठा रही होती और अलकायदा और दाइश जैसी तंजीमें दोबारा वहां पे ना पनप रही होती और दोबारा पाकिस्तान पे हमले ना हो रहे होते। मोहम्मद अली साहब, ये कहिएगा कि वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान भी जाहिर है अमेरिका का एलाय था, तो इस हवाले से ये कहिएगा कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस जो ये जुमला था उसने पाकिस्तान को कहाँ पहुँचाया, पाकिस्तान का किरदार कैसा देखते हैं आप?
देखिए, पाकिस्तान की जो उस वक्त की पॉलिसी थी वो 3 कौमी मफादात के पेश नज़र मुरतब की गई थी। पहली बात यह है कि उस वक्त पूरी दुनिया में, आप जानते हैं, सोवियत यूनियन मुंतशिर हो चुका था, तो दुनिया की वाहिद आलमी ताकत जो थी वो अमेरिका थी। और अमेरिका यकीनी तौर पर 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा गम गुस्से से दो चार था और कई ममालिक पे उसने हमला किया, जिसमें इराक भी शामिल है, हालांकि उसका कोई 9/11 से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं बनता था। तो पाकिस्तान यकीनी तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से हमें भी खदशात थे, हम नहीं चाहते थे कि दहशतगर्दी पाकिस्तान आए। दूसरी बात, हमें एक बहुत बड़ा एहतमाल था पाकिस्तान की उस वक्त की क़यादत को कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ इत्तेहादी नहीं बनेगा तो इस खित्ते में भारत जो है वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी बन जाएगा और हमें इस रीजन में खतरात में बहुत इजाफा हो जाएगा अगर अमेरिका और भारत मिलकर पाकिस्तान दुश्मनी पर उभर आए और अफगानिस्तान के ऊपर हमला करें। तो ये मामला भी जो था, हमारी कोशिश थी कि इस खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखा जाए, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी हद तक कामयाब रही है कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से जो जारहाना अज़ाइम हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से पिछले 23 साल में नाकाम बनाया है। ठीक है मोहम्मद अली साहब, अब कुछ जिक्र कर लेते हैं अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से जिनकी काफ़ी गूंज है और करीब पहुंच रहे हैं। हम देख रहे थे पहले कि ट्रम्प जो थे वो पहले हमें नज़र आ रहे थे तमाम सर्वेज़ में सबसे ऊपर, लेकिन जब से कैमला हैरिस की एंट्री हुई है अब कैमला हैरिस नज़र आ रही हैं कि वो जीत रही हैं। और अभी पहला मुबाहिसा भी हुआ है इनका आपस में, तो कैमला हैरिस कह रही हैं कि ट्रम्प के पास कोई मतलब उसने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ, कोई तैयारी नहीं है इस सारी चीज़ों के लिए रिलेटेड, और हम ही सबको आगे लेकर चलेंगे और हम ही तमाम मामलों को संभाल सकते हैं। तो क्या समझते हैं इन दोनों में कामयाबी किसकी होगी ज़्यादा? देखिए, इस वक्त जो ट्रेंड नजर आ रहे हैं 3 लेवल पे इसको देख लेते हैं, आलमी राय, दाखिली राय और सियासी हिकमत अमली। तो आलमी राय आप यकीनी तौर पे कामला हैरिस की जानिब ज्यादा नजर आती है। हालांकि एक दिलचस्प बयान हालिया आपने सुना होगा रूसी सदर पुतिन ने दिया कि वो भी कामला हैरिस को सपोर्ट करते हैं, जो बड़ा दिलचस्प बयान। अच्छा, दूसरी बात, हालांकि आप जानते हैं कि इससे पहले इल्जामात लगते रहे हैं कि सदर ट्रंप की पुष्टपनाही करते रहे हैं रूसी। एनीवे, दूसरी बात जो दाखिली सतह पे यकीनी तौर पे ये जो गजा की वॉर है, इसमें भी जो नॉन क्रिश्चियन नॉन वाइट वोटर है, अकलियतें जो हैं वो यकीनी तौर पे उनको कुछ तशवीश है, जिसको वो ट्रंप की जानिब उनकी शायद तवज्जो हो सकती है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह खुलकर इसराइल का साथ दिया है वो एक कीमत अदा करनी पड़ सकती है कामला हैरिस को। लेकिन जो तीसरा मामला है वो इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है, जॉब्स हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि जो बयानिया कामला हैरिस का है वो ज्यादा अट्रैक्टिव और पुरकशिश नजर आता है। तो इन तीनों चीजों को जब आप ऐड करके देखते हैं तो जो बयानिया और मौकिफ सदर ट्रंप का है वो जरा नजरियाती है, एंटी इमिग्रेशन के ऊपर है और यूरोप के ऊपर दबाव डालने के ऊपर है, रूस से हमदर्दी हासिल करने के लिए है। तो बॉटम लाइन ये है कि इस वक्त अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी राय जो है महंगाई, बेरोजगारी और पॉलिसीज के तसलसल के हवाले से शायद कामला हैरिस को ज्यादा संजीदगी से ले रही है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और आपने इस वक्त इंतखाबात की सूरत हाल से मुतल्लिक अपना तज़ा दिया, साथ ही साथ 9/11 से मुतल्लिक भी जो हक़ाइक़ थे वो अपने सामने रखे। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दुनिया में सबसे खूबसूरत और बेहतरीन रिश्ता मियाँ बीवी का है। जितना ये खूबसूरत है उतना ही ये रिश्ता नाजुक भी है, मगर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस नाजुक रिश्ते की अहमियत मुसलसल कम होती जा रही है। पाकिस्तान में तलाक और अलहदगी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक रोजाना 100 से ज़्यादा केसेस फाइल किए जा रहे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 8 महीनों में लाहौर में 5500 से ज़ायद ख़वातीन ने खुला के लिए दरखास्तें दायर की हैं, जबकि अदालतों में इस वक्त 11,000 से ज़्यादा मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। तलाक की बुनियादी वजह घरेलू तशद्दुद और बदसलूकी बताई जाती है। वकला इस इजाफे की वजह जो है वो महंगाई और मुआशरती अदम बर्दाश्त को भी करार दे रहे हैं, मगर माहिरीन शादियों में एतमाद, मोहब्बत और एहतराम की अहमियत पर जोर देते नजर आ रहे हैं। दुनिया में
एक ख़तरनाक ट्रेंड ये भी नज़र आ रहा है कि अहम शख्सियात की जानिब से सोशल मीडिया पर तलाक़ें दी जा रही हैं, उस पर बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। बिल्कुल जी, बात करने के लिए हमें दो मोअज़्ज़ज़ गेस्ट ज्वाइन करते हैं। तैयबा अब्बासी हैं और रिलेशनशिप कोच हैं गौहर शरीफ साहब। वेलकम करते हैं आप दोनों को। सबसे पहले गौहर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ख़ास तौर पर खुला और तलाक़ का रुझान बढ़ता जा रहा है, और हम सोशल मीडिया पर हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बड़े तरीके से बताते हैं कि हमने अपने एक दूसरे से रिलेशन या रास्ते अलग कर लिए हैं, तो अब हम अलग अलग खुशी खुशी रहेंगे। ये रुझान क्यों बढ़ रहा है और इतनी तेज़ी से ये इसमें इजाफा क्यों हो रहा है? बहुत सारी वजूहात हैं इस चीज़ की। जो आपस में रिलेशनशिप है वो कायम रहने के लिए या टूटने के लिए बेसिकली दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक ट्रस्ट है और एक रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। जब किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट ना हो, रिस्पेक्ट ना रहे, तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। फिर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, वो चीज़ें फिर ठीक नहीं होती। अगर आप किसी के साथ फेयर नहीं हैं, किसी के साथ आप लॉयल नहीं हैं, इनफिडेलिटी है जिसको हम बेवफाई कहते हैं, रिश्तों में बेवफाई नहीं चलती। सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये है। और लोग आमतौर पे कंफ्यूज करते हैं कि जी मुल्की हालात और शायद इन्फ्लेशन, ठीक है स्ट्रगल करते हैं, लेकिन स्ट्रगल करने की वजह से बहुत भूख से भी लोग मरते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग जो हैं अपने रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। सफ़र करती है तो पूरी फैमिली करती है। गौर साहब, आप तो रिलेशनशिप कोच हैं, आपका तो यानी कि सामना रहता है इस तरह के केसेस भी यकीनन लोग आपके सामने लेकर आते होंगे। तो अभी क्या है जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं, इनमें जो खुला लेने की तादाद है उसमें भी एक इजाफा हम देख रहे हैं। पहले इतना ट्रेंड ये नहीं होता था, तो आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझ रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि खुला को कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया ने ग्लैमराइज कर दिया है, और बजाय इसके कि वी प्रीच एंड वी कोच देम टू लिव टुगेदर, और वो अपने जो भी मसाइल हैं उनका कोई हल निकालें। पहले ज़माने में बड़े बूढ़े बैठते थे, बूढ़ियाँ बैठती थीं, दोनों को बैठाते थे, उनको कुछ समझाते थे। आजकल जो यंग जनरेशन है वो बड़े बूढ़ों से सलाह ही नहीं लेते, उनसे मशवरा ही कोई नहीं करते। और ज़्यादा जो डाइवोर्सेस या इस टाइप के खुला के जो केसेस हैं वो ये है कि सोशल मीडिया पे लोगों को फ्री एक्सेस मिल जाती है बहुत सारी साइट्स की, डेटिंग साइट्स की हैं, अदर साइट्स की हैं, जिसके ऊपर आप इंटरेक्शन आपका शुरू हो जाता है ऑपोजिट जेंडर के साथ। पहले ज़माने में इतना नहीं। चीट करने की वजह से हो रहा है वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें, जब आप ऑपोजिट सेक्स के साथ, ऑपोजिट जेंडर के साथ एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं, कुछ अरसे के बाद वो बेतकल्लफ़ी में बदल जाता है, और फिर वो बेतकल्लफ़ी जो है वो हद से बढ़ जाती है। फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हर किस्म की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो खामखा वो एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है फिर कपल्स के बीच। हाँ, नहीं, फिर ये है कि देखें आपको खामखा एक हमदर्द मिल गया कि जी बात सुनने वाला मिल गया। घर में तो कोई बात नहीं सुनता, और देखो वो कितने मेरा ख्याल करता है या करती है। और गौर साहब, फिर जिस रिलेशन में कोई भी एक शख्स, वो खातून है या वो मर्द है, अगर वो अब्यूज़ हो रहे हैं, इमोशनल भी इवन अब्यूज़ हो रहे हैं, एक मुश्किल टेंस इन्वायरमेंट है, तो उसमें फिर कोई तो इंसान रास्ता ढूंढता ही है ना कि सुकून का रास्ता मिल जाए। वैसे मेरे मुशाहिदे में चीज़ जो है वो ये है, मेरी ऑब्जर्वेशन में, कि जो रिलेशनशिप में अब्यूज़ हो रहे होते हैं दे कंटिन्यू टू सफ़र। अच्छा, हाँ, थ्रू आउट द लाइफ। हाँ, और उनको बड़ा टाइम लगता है टू मेक अ डिसीजन कि वो कट और वो उससे टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताइए, इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह ये है कि देखें, अब्यूज़ कौन होता है? जिसके माँ बाप बूढ़े होते हैं, जिनके पास कोई फाइनेंशियल इतने रिसोर्सेज नहीं होते, बेटी ब्याह दी, जो कुछ उनके पास था सब कुछ लगा दिया उन्होंने। अब वो बेटी जब कहती है मैं अपने घर में नहीं सेट, मुझे इन लॉस तंग करते हैं, मेरा हस्बैंड मुझे प्रोटेक्ट नहीं करता, मैं अब्यूसिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रही हूँ। सही है। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं बेटे उधर ही सब्र करो, सब्र करो। अच्छा, हमारे माशरे में बड़ा अजीब किस्म की जो है एक वो आपस में जी
जी जी जी। अच्छा गौहर साहब, इस्लाम में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को नापसंद किया गया वो है तलाक। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिस माशरे में रह रहे हैं, इस्लामी माशरा है, उसके बावजूद ये अभी जो रिसर्च और जो एक सर्वे सामने आया है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तलाक और खुला का रुझान बढ़ गया है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉइंट हम रखें आपके सामने कि सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, क्या वो सोशल मीडिया है, क्या वो लोगों में अदम बर्दाश्त हो चुकी हुई है, क्या वो पॉवर्टी के इशू हैं, मईशत के इशू हैं, या फिर दिमाग बहुत ऊंचे हो गए हैं? सोशल मीडिया और अदम बर्दाश्त को मेरे ख्याल है मैं सबसे ऊपर रेट करूँगा। सियासी और समाजी मसाइल तो हमेशा से थे। सही। जो मुल्क में इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, ठीक है, जो चीज़ें हमें आज लगता है कि वो इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से। ठीक है गौर साहब, हमें अभी एडवोकेट तैयबा अब्बासी ने भी ज्वाइन कर लिए हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस मामले पे। बहुत शुक्रिया तैयबा अब्बासी साहब आपके वक्त का। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो शहरबानों ने भी सवाल उठाया है कि अभी तलाक की शरह जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ रही है, उसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, देखिए बीइंग फैमिली लॉ एक्सपर्ट और मेरी फील्ड इसी में है और मैं बहुत सालों से यही काम कर रही हूँ सिंस 15-16 ईयर्स। तो उसमें सबसे बड़ा जो मुझे रीज़न लग रहा है, बहुत सारे लोग डिफरेंट इश्यूज बता रहे हैं, उसमें मुझे जो सबसे बड़ा रीज़न लग रहा है वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। हमारे मुआशरे में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले तक आप देखें तो बच्चियाँ उतनी पढ़ी लिखी थी जितनी अब पढ़ी लिखी हैं। बच्चियाँ पढ़ लिख गई लेकिन उनकी कंपैटिबिलिटी उस हस्बैंड के साथ इस तरह नहीं बन पाई, बिकॉज हमारे मुआशरे में ये तरबियत नहीं दी गई बच्चों को भी कि जब बच्चियाँ पढ़ जाएं, जॉब कर रही हैं, वो आपका हाथ बटा रही हैं आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या फाइनेंस में, तो आपने भी उनका साथ देना है, आपने भी सोशली उनको प्रोटेक्ट करना है और बाकी चीज़ों में उनकी सपोर्ट करनी है। ठीक, ओके। मेरे ख्याल से ना तैयबा का कनेक्शन हमारे साथ जो है मुनक़ता हो गया। जी, वो राब्ता बहाल करते हैं। गौर साहब आप क्या कहेंगे, जैसे तैयबा अब्बासी साहबा ने अभी बोला है कि कंपैटिबिलिटी वो बता रही हैं कि जी मेजर इशू है जो आई टेंड टू डिसएग्री विद तैयबा विद ड्यू रिस्पेक्ट। बात यह है कि कंपैटिबिलिटी का इशू इतना नहीं है जितना एक्सपेक्टेशंस का है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस। लोग फेक करते हैं अपना स्टेटस, अपना जो है सोशल स्टेटस फेक करते हैं, और उसके बाद जो है फिर वो जब वो मिलते हैं देन दे लिव टुगेदर, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जिसकी वजह से उनके आपस में क्लैशेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा गौहर साहब, मैंने कुछ हम ख़बरें भी साथ पढ़ते रहे, ख़बरों में देखा कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी जिनकी 10 साल बाद, 11 साल बाद या 12 साल के बाद उनकी तलाक़ें हो रही हैं, और बच्चे जो है ना वो बहुत मुतासिर हो रहे हैं। कोर्ट में जिस तरह से बच्चे आपस में तकसीम किए जाते हैं, उसके बाद फिर बच्चों की ज़िंदगी पर किस तरह से असर पड़ता है। आपके पास कोई ऐसे केसेस आए हों जो आप शेयर करना चाहें? जी, अभी रिसेंटली 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि वो दोनों केसेस में बच्चे जो हैं काफ़ी यंग हैं, 10 से 12 साल उनकी उम्र है, और वो जो हैं उनको समझ नहीं आती कि वो बाप के साथ रहें या माँ के साथ रहें, क्योंकि दोनों प्यार करते हैं। बाप भी प्यार करता है, माँ भी प्यार करती है, बाप भी बहुत उनको लाड करता है, माँ भी बहुत उनका ख्याल करती है, बट दे कैन नॉट लिव टुगेदर, वो हस्बैंड एंड वाइफ। तो उनके बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। तो वो अब बच्चों को जब वो एक घर जाते हैं तो उनको एक ब्रेन वॉश किया जाता है जाने से पहले, प्री ब्रीफिंग। सैड। फिर उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो फिर उनसे एक ब्रीफिंग सेशन होता है कि उधर क्या बात हुई, उधर कौन था, क्या हुआ। फिर एक और चीज़ है कि उनकी जो है मैनिपुलेशन की जाती है कि ये चीज़ उधर से मांगना, मतलब महंगी चीज़ है तो वो कहते हैं कि जी बाप से मांगना, लैपटॉप, आईफोन, कैमरा, चीज़ें वो कहते हैं बाप से मांगना। अच्छा गौर साहब, जाते जाते चूंकि वक्त की किल्लत है, वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया, अगर आप जल्दी से जवाब दे दें। सवाल एक ज़हन में आया मेरे, और वो ये एक्सपेक्टेशंस की आपने बात की कि कंपैटिबिलिटी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का इशू है। तो जब भी कोई रिश्ता तय होने जा रहा होता है तो उसमें दोनों फैमिलियाँ बैठती हैं, दोनों फैमिलीज़ अपना बेस्ट पोर्ट्रे करती हैं, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ है। वो कितना ज़रूरी है वहाँ पर कि बिल्कुल सच सच बयान कर देना जो भी सूरत हाल है, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि अगर सब कुछ खुला डुला सच रख देंगे तो भी रिश्ता नहीं होता। देखें, जो आप सच बताएंगे ना तो वो आपके साथ वो निभाएगा फिर, या निभाएगी सारी ज़िंदगी। सही। क्योंकि उसको पता है, उस माइंडसेट के साथ वो आएगी उस घर में
कि ये मिडिल क्लास फैमिली है या ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली होते हुए आप रेंटा कार की कार बाहर खड़ी कर दें, घर किसी और का हो, अपने रिश्तेदार के घर आप उनको बुला लें, आप बहुत ही अपना हाई लाइफस्टाइल शो करें, जब आप बेसिकली हैंड टू माउथ गुजारा हो रहा है, तो वो फिर उसको डे वन से ही वो चीज़ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होगी। वो कहेगी कि मेरे साथ झूठ बोला, मेरी फैमिली के साथ झूठ बोला और हमें ब्लफ किया। आप हमें डे वन से बता देते, तो जहाँ पे नहीं होना रिश्ता नहीं होगा। बहुत अच्छी बात की आपने कि इस तरह के मामलात में कभी भी ज़िंदगी का सवाल होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और जो अदम बर्दाश्त और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, चीज़ों को देखकर अपने आप को उससे मुआवजा करना कि मैं कहाँ पर हूँ और ये लोग कहाँ पर हैं। बिल्कुल, हमारे दोनों गेस्ट ने बिल्कुल ठीक बात की अपनी जगह पर। कहीं ना कहीं पे कंपैटिबिलिटी का भी इशू है और एक्सपेक्टेशंस का भी इशू है। और दूसरा, सोशल मीडिया की जब आप बात करिए, अननेचुरल तरीके से जो रिश्ते बनाए जा रहे हैं और दिमाग पर असर निभाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल उनका फिर असर आ रहा है हर चीज़ के ऊपर। और मैंने एक शख्स के बारे में सुना कि उसने कहा कि अब जो रिश्ते हो रहे हैं ना वो यहाँ तक हो रहे हैं। इससे पहले हमने भी एक बार सेगमेंट किया था कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की एफिलिएशन भी डिस्कस हो रही है। भी रिलेशन बन रहे हैं कि तुम डीएचए में रहते हो तो ये डीएचए का रिश्ता है, फलाने इलाके में रहते थे फलाने का रिश्ता है। रिश्ते वाकई ऐसे नहीं बनते, ऐसे तो बिजनेसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने रिश्ते को निभाएं, चाहे वक्त थोड़ा मुश्किल हो लेकिन उसके बाद आसानी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अब कुछ दिलचस्प खबरें, कुछ यूनिक खबरें अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे जी। तो सबसे पहले जो खबर है ये चीन से, जहां एक मुलाजिम छुट्टी किए बगैर मुसलसल काम करने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा है जी। और रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये बताया गया कि 30 साल ये शख्स हैं, 104 दिनों में सिर्फ इन्होंने एक छुट्टी की। मुसलसल काम करने की वजह से उसके कई जिस्मानी आज़ाब फेल हो गए और वो इंतकाल कर गया। और मरने वाले शख्स के खानदान ने कंपनी पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए मुआवजे के लिए मुकदमा दायर कर दिया है। और अदालत ने ये फैसला सुनाया कि कंपनी की जानिब से लेबर रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसकी वजह से इस शख्स की सेहत ख़राब हुई। इसलिए कंपनी जो है वो अब इसकी मौत की जिम्मेदार है और इसलिए मरने वाले शख्स के जो लवाहिकीन हैं उनको जो है वो 4 लाख युआन जो है वो मुआवजा इस कंपनी को अब शेरबानो अदा करना पड़ेगा। ये तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करके, और ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपनी मालिकान या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल जो हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि अगर कोई एम्प्लॉय रखा जाता है तो वो ख़रीदा हुआ गुलाम नहीं होता, उसको छुट्टी भी देनी होती है। और साइंटिफिकली 104 दिन वो साहब जो है यानी बगैर छुट्टी के काम करते हैं। 3.5 महीने बन रहे हैं तकरीबन। तो अब आप देखें कि बल्कि 4 महीने समथिंग। तो अब आप देखें कि ऐसी सिचुएशन में कितनी तकलीफ के साथ वो शख्स इस दुनिया से गया होगा और कितना मजबूर होगा जॉब को लेकर, तो बेचारे को सब कुछ करना पड़ा। ख्याल रखा करें, इस तरह के केसेस वैसे रेयर होते हैं कि छुट्टी नहीं मिली। इसीलिए वो शेरबानो लेबर लॉज भी बनाए जाते हैं लेबर की प्रोटेक्शन के लिए। और अब ये तो खैर इन डिटेल रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि उसके काम की नौयत क्या थी, कितना इंटेंस वो काम था जो कर रहा था कि जिसमें उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। बिल्कुल। और साइंस ये कहती है कि जब आप पूरा हफ्ता काम करते हैं तो मिनिमम आपको एक दिन अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पर रेस्ट पर रखना चाहिए। तो मैं अपनी देसी फैमिली से भी कहना चाहती हूँ, जो आपके घरों में एक छुट्टी वाले बंदे, ख़वातीन या मर्द जो काम करते हैं, वो एक दिन आपको नज़र आते हैं, लेटे हुए भी नज़र आते हैं, तो उनको रहने दिया करें, क्योंकि पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं वो हेक्टिक रूटीन में रहते हैं। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक अहम मौजू आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त 1 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जो दुनिया के 50 से ज़्यादा ममालिक में रिहाइश पजीर हैं। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान पाकिस्तान से बैरून मुल्क हिजरत करने वालों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2023 में मुल्क से इंतहाई हुनरमंद अफराद की बड़ी तादाद है जो बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुकी है। दूसरी तरफ अमरीका और बरतानिया जैसे ममालिक ने अपने इमिग्रेशन कवानीन सख्त कर दिए हैं। कैनेडा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी अब तारकीन वतन की तादाद कम करने की पॉलिसी पर अमल शुरू कर दिया गया है। कनाडा की जानिब से नई दरखास्तों पर वीज़ा देने से गुरेज किया जा रहा है और जिनके पास वीज़ा मौजूद है उनमें से भी बाज़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें कनाडा में दाखिल होने से ही रोक दिया गया है। तो सिर्फ जुलाई की अगर हम बात करें 500 से ज़्यादा गैर मुल्कियों को वीज़ा देने से माजरत की गई। कनाडा की जानिब से 200 से ज़्यादा अफराद को वैलिड वीज़ा रखने के बावजूद कनाडा में एंट्री नहीं मिल सकी है। तो इन तमाम मामलात पर शेरबानो हम गुफ्तगू करते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं यासिर महमूद भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया यासिर, पाकिस्तान को वक्त दिया। क्या वाकई अब अमेरिका और बरतानिया के बाद कनाडा जाना भी बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है? कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी जो है सुना है कि सख्त हो गई है और इसमें तब्दीलियां की जा रही हैं और ये जो कहा जा रहा है कि जुलाई के महीने में गैर मुल्कियों को वहाँ पर वीज़ा होने के बावजूद एंट्री नहीं दी गई। तो ये गैर मुल्की तमाम दुनिया से लोग हैं या सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं दी जा रही एंट्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शो में इनवाइट करने के लिए।
बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है कि जो कनाडा, अमेरिका, यूके, इन्होंने अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं इनको मज़ीद सख्त कर दिया, लेकिन इसको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए, दिस इज़ अ फैक्ट दैट कि हर मुल्क अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ या कोई भी, तो उनको एवरी ईयर रिवाइज करते हैं। उसको सर्टन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको वो मद्देनज़र रखते हैं, लाइक आप उनकी वो उधर लेबर प्रॉब्लम्स क्या हैं, उधर एजुकेशन सिस्टम में क्या वो चल रहा है, दूसरा उसके बाद आपका क्या वो बना रहे हैं इस चीज़ को कि आपके जो ओवर स्टेड पर्सनस हैं या असाइलम केसेस क्या हैं, या तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को अपनी पॉलिसीज़ को सामने रखते हैं। तो अभी आपने जो जैसे बात की कि कनाडा भी उन मुल्कों में, अभी आपने रिसेंटली ये न्यूज़ आई एम श्योर के चलाई होगी कि कनाडा भी अपनी पॉलिसी जो है वो रिवाइज करने जा रहा है, उसको मज़ीद सख्त कर रहा है। तो ये सर्टन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए एवरी ईयर उस चीज़ को वो रिवाइज करते हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान अकेला नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये सारे मुल्कों के लिए वो इसी चीज़। यासिर साहब ये बताइएगा किस तरह की तब्दीलियां हो रही हैं इमिग्रेशन पॉलिसी में? जैसा मैंने आपको बताया कि वो इस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे कि उनके पास असाइलम केसेस कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने या आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया जो कि एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए, आप वो टाइम पूरा होने के बाद वापस नहीं आते, उल्टा आप उधर या तो ओवरस्टे हो जाते हैं या आप उधर कोई असाइलम जो है वो अप्लाई करते हैं, या इवन अगर आपके पास वर्क परमिट है, टेम्परेरी वर्क परमिट्स भी होते हैं, वो भी एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, तो आप उसमें उसको वापस नहीं आते या ओवरस्टे हो जाती है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो फिर पॉलिसीज बनाते हैं और उसके पास उनके पास डाटा है कि कौन सी कंट्री के इमिग्रेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इस कैटेगरी में आते हैं। साहब एक बड़ी कनाडा की एक एक्सप्रेस एंट्री बड़ी मशहूर रही है हालिया दिनों में, लोगों ने इसके थ्रू बड़ी इमिग्रेशन हासिल की, जो पॉइंट्स बेस इनका एक सिस्टम है, क्या उसमें भी तब्दीलियाँ हो रही हैं? और स्टडी वीज़ा के बारे में भी बताइएगा। जी, जो आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट बताया, एक एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है जिसको वैसे उर्फ़े आम में पाकिस्तान में कैनेडियन लॉटरी वीज़ा सिस्टम बोलते हैं। तो वो एक अच्छा तरीका है जिसमें आप अपनी प्रोफाइल, अपनी एजुकेशन, अपने स्किल्स पूरी प्रॉपर एक अपनी जो सीवी है ऑनलाइन उसको आप सबमिट करते हैं, तो कैनेडियन एम्प्लॉयर्स जो है वो आप तक रीच कर सकते हैं ऑनलाइन वेरी इजीली। लेकिन इसी के साथ आपने स्टडी पॉलिसी का बताया, स्टडी वीज़ा का, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि कनाडा ने उसको भी रिवाइज कर दिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब हम स्टडी वीज़ा अप्लाई करते थे कनाडा में, तो स्टूडेंट्स को 10,000 कैनेडियन डॉलर जो कनाडा में ब्लॉक्ड अकाउंट में रखने होते हैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए। अब उन्होंने इस पॉलिसी को रिवाइज करके डबल कर दिया। अब स्टूडेंट को 20,000 कैनेडियन डॉलर जो है हाँ जी वो अपने ब्लॉक अकाउंट में रखने हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है और वो बहुत मुश्किल है वो तो। नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छा यार, हमें ये भी बताइएगा कि केयर गिवर जो एक वीज़ा पॉलिसी है ये क्या है, और स्टार्टअप वीज़ा जो दिया जा रहा है ये किस तरह से हासिल कर सकते हैं? स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम कनाडा के लिए बेसिकली स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स, दोज हैव पोटेंशियल टू बिल्ड बिजनेस इन कनाडा, ये बेसिकली उनके लिए है। और इसकी 3 मेन शराइत उन्होंने रखी हैं। नंबर 1 कि जो भी आप उधर बिजनेस आइडिया देंगे दैट मस्ट बी इनोवेटिव, उसमें जिद्दत होनी चाहिए, नई किस्म का होना चाहिए। सेकेंडली वो आपका बिजनेस जो है वो कैनेडियंस को जॉब प्रोवाइड कर सके, उनके लिए जॉब्स क्रिएट कर सके। और तीसरी शर्त उसमें उन्होंने ये रखी हुई है कि जो आपका जो ये बिजनेस बनाने जा रहे हैं ये ग्लोबल स्केल पे कम्पीट भी कर सके। तो ये 3 शराइत हैं स्टार्टअप वीज़ा जो कनाडा का है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। उसमें नंबर 1 कि आपका जो सिक्योरिटी रिकॉर्ड है वो जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 40,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर आपके अकाउंट में होने चाहिए फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस, ताकि आप उनके वेलफेयर सिस्टम पे बोझ ना बन सकें। और तीसरी चीज़ के प्रोफेशंसी, लैंग्वेज प्रोफेशंसी आपके पास होनी चाहिए। वो 2 किस्म की हैं, या इंग्लिश में या कनाडा में फ्रेंच लैंग्वेज भी जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपने ये क्राइटेरिया और ये कैनेडियन। और यासिर साहब केयर गिवर प्रोग्राम ये भी बताइएगा ये क्या है? जी, केयर गिवर प्रोग्राम, इसका कंप्लीट नेम आप बोल सकते हैं, इसका कंप्लीट नेम है केयर गिवर इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको आप सादा ज़बान में बोल सकते हैं कि ये एक ओपन वर्क परमिट है फॉर टेम्परेरी वर्क। आई रिपीट कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक परमानेंट वर्क परमिट होता है, तो ये ओपन वर्क परमिट है बट फॉर टेम्परेरी वर्क। और इसका जो अच्छी चीज़ है, जो ज़्यादा एक अपीलिंग चीज़, वो ये है कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम नॉर्मली हम LMIA बोलते हैं, उसकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती।
अच्छा। अगर आप परमानेंट वर्क परमिट ले कनाडा में तो LMIA की अप्रूवल चाहिए। इस केयर गिवर प्रोग्राम पायलट जो प्रोजेक्ट है इसमें वो नहीं चाहिए। तो इसकी शराइत क्या है? इसकी 2 मेन शराइत हैं कि CLB लैंग्वेज टेस्ट मींस कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, इसको मिनिमम 5 स्कोर्स के साथ आपने पास करना है, चाहे इंग्लिश में करें चाहे फ्रेंच में करें। और सेकंडली आपकी एजुकेशन जो है वो पोस्ट सेकेंडरी या इससे हायर होनी चाहिए। तो ये आपका केयर गिवर प्रोग्राम है कनाडा का। अच्छा, और ये कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट्स में आपने की हुई हो तो वो एलिजिबल हो जाएगा, या हेल्थ से रिलेटेड करना जरूरी है? नहीं, हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, बट ये एक चीज आप मैं इधर बताता चलूं कि अब दुनिया जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज्यादा स्किल्ड क्वालिफिकेशन की तरफ, आपके पास कोई हुनर होना चाहिए। लाइक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, IT है, मेडिकल है, तो उसकी तरफ ज्यादा रुझान है। मैं अपने जो स्टूडेंट्स स्टडी वीजा की तरफ जो ज्यादा कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड उनका हम कोशिश कर रहे हैं उनको, जिस तरह मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो एक उनको बताने की जरूरत है कि आप बजाय एकेडमिक क्वालिफिकेशन अब आप स्किल्ड जो क्वालिफिकेशन है उसकी तरफ। अच्छा यासिर, हमें ये भी बताइएगा कि कैनेडियन वीज़ा अप्लाई करते वक्त पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तानी जो लोग हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, ख़ास ख्याल रखना चाहिए उसका? जो मैं 2 कैटेगरी में जवाब दूंगा इसका। जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली वो किसी जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं उन्हीं के थ्रू ही अपना जो प्रोसेस करते हैं, मोस्टली बिकॉज एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। लेकिन जो विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फैमिली वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो, स्पेशली अगर आप कनाडा की बात कर रहे हैं तो इसका दूसरे कंट्री से ज़रा जो फॉर्म्स है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो नंबर 1 इज़ अब इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो आप कैटेगरी चूज कर रहे हैं, विजिट वीज़ा की कैटेगरी अलग है, टूरिस्ट की अलग है, फैमिली की अलग है, तो वो प्रॉपरली उसी कैटेगरी का फॉर्म जो है आपने फिल करना है, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो टेक्निकलिटीज उस फॉर्म के अंदर हैं उनका आंसर, स्पेशली आपकी पर्सनल डिटेल, CNIC, पासपोर्ट, इशू डेट, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा, आपके आइटिनरी प्लान वगैरह, अकोमोडेशन, इन सारी चीज़ों को आपने बड़े ध्यान से फिल इन करना है और प्रॉपर फिल इन करना है आपने इनको। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी मुल्क का, स्पेशल कनाडा, तो आपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने प्रूव करना है वीज़ा ऑफिसर के सामने। आपकी सोशल टाइज, आपकी फाइनेंशियल टाइज और आपकी फैमिली टाइज। तो इनको आप जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं, वो आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ इनको सबमिट करना है। ठीक हो गया यासिर साहब, अगर आप 2 सवाल हैं बेसिकली, मैं उनको कोशिश करता हूं कि एक ही सवाल बना दूं उसका। एक तो ये कि कनाडा के जो ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए मिनिमम कितना फाइनेंस होना चाहिए किसी भी कैटेगरी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो फाइनेंस ब्रैकेट क्या है? और दूसरा ये भी कि आजकल कौन सा ऐसा मुल्क है जो आप समझते हैं कि जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ख़वातीन हज़रात जो ख्वाहिशमंद है बैरून मुल्क सेटल होने के, उनको उसके लिए ट्राई करना चाहिए? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। नंबर 1, मैं तो सबसे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी मुल्क में इमिग्रेशन का प्लान करें तो हमेशा लीगल वेज जो है वो अडॉप्ट करें, बिल्कुल इलीगल तरीके से मत जाइएगा, जिससे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है वो बदनामी भी होती है और आप कोई फ्यूचर भी इलीगल इमिग्रेंट्स का किसी भी मुल्क में नहीं है। सेकेंडली, आपने बताया तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका स्टडीज अच्छी हैं, जितना भी गैप है वो इशू नहीं, वो डिस्कस किया जाएगा कि वो गैप किस किस्म का है, एक्सपीरियंस से वो कवर हो सकेगा या नहीं, तो वो आप अपना स्टडी वीज़ा अपनी स्टडी की बेस पे पहले उसके थ्रू इमिग्रेशन की तरफ जाएं। सेकेंडली, अगर आपकी स्टडी का उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है तो आप अपना, अगर कोई स्किल है आपके पास, कोई एक्सपीरियंस है, तो आप वर्क परमिट्स के थ्रू जो है वो। अच्छा यासिर साहब, जाते जाते हमें ये बता दें कि एक ब्रैकेट बता दें, जो सादा लोग इंसान हैं या लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कितने पैसे होने चाहिए, उसके बाद ही आप US, UK या फिर कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस क्वेश्चन का कोई भी एग्जैक्ट आंसर दे सकता है। सिर्फ ये ज़हन में रखें कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जो आपकी फाइनेंशियल जो टाइज हैं, वो एक तो प्रॉपर होनी चाहिए, टैक्स होनी चाहिए, अगर वो टैक्सेबल है, और उसके बाद वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, आपकी ट्रांजैक्शंस हो। एक हेल्दी फाइनेंशियल अकाउंट इसके लिए दरकार है, बिल्कुल, फीस समेत और फिर सारी वो प्रोसेस समेत, टिकट समेत। यासिर साहब, जाते जाते कोई और मुल्क जो आपको लग रहा है कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पर आजकल? अपॉर्चुनिटीज देखिए, मेरे नज़दीक अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, आपका बिजनेस या जॉब अच्छी है और आपका रेगुलर बेसिस पे अच्छा बैंक स्टेटमेंट मैनेज है, तो आप किसी भी मुल्क में अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो। वेरी नाइस जी, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे इमिग्रेशन एक्सपर्ट साहब।
और वो बता रहे थे कि किस तरह से हम बाहर जाकर और बाहर जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ गलतियाँ उन्होंने बताई जो अक्सर यहाँ से स्टूडेंट्स की जानिब से या वो लोग जो अप्लाई करते हैं उनकी जानिब से की जाती हैं, उन गलतियों से बचना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज बिल्कुल आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे शहरबानों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।